कंप्लीट कोर्स वाली प्लेलिस्ट जो हम स्टार्ट कर चुके थे उसका आज डे 10 हम स्टार्ट करने वाले हैं और आज का डे भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि रीजनिंग का एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा। और जैसे जम्मू कश्मीर की एंशिएंट हिस्ट्री आज कंप्लीट हो जाएगा आज के इस वीडियो में। परसेंटेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले, इस तरह के और भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहने वाले हैं। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियोस को शेयर भी करना है। पुराने सभी वीडियोस कंप्लीट कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां पर अपलोड करी गई है। और ये इस बात को आप भी समझते होंगे, टाइम इज मनी, टाइम आपके पास बड़ा प्रीशियस रहता है। बाकी अगर आप जब मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ, एग्जाम का कैलेंडर अभी आया नहीं है, तो अगर आप अभी से इन वीडियोस को देखना स्टार्ट करते हो, अच्छे तरीके से समझते हो, प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह भी अटेम्प्ट करते हो, टेस्ट सीरीज वगैरह भी अटेम्प्ट करते हो, तो ये प्लेलिस्ट आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपको तब पता लगेगा जब एग्जामिनेशन सेंटर में एग्जाम देने के लिए बैठोगे। बाकी कई सारे एस्पिरेंट ऐसे होंगे जो अब इस सीरीज को तब फॉलो करना स्टार्ट करेंगे जब एग्जाम की डेट सामने आएंगे, लेकिन तब टाइम इतना नहीं रह पाएगा कि आप उस लिमिटेड टाइम में ये सारा कोर्स कवर कर पाओ। तब आपको टेंशन होगी, यहाँ भी पढ़ना है वहां भी पढ़ना है। उस टाइम पर इंटरेस्ट तो हो सकता है बन जाएगा, लेकिन करना क्या क्या वो समझ नहीं आएगा, डाउट रहेंगे दिमाग में। तो जो अभी से इस सीरीज को फॉलो कर रहा है, आप सभी एक बड़ा सही काम कर रहे हो, आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और ये कंटेंट यूट्यूब में इतना सब कुछ आपको एक साथ कहीं नहीं मिलने वाला, मुझे लगता है मिलता होगा। फिलहाल वीडियोस को शेयर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। रीजनिंग का हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है लॉजिकल सीक्वेंसिंग। अब इसके कई तरह के और भी नाम होते हैं, बट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आपको समझ आ जाएगा ऐसी कैटेगरी के जो क्वेश्चन होते हैं अटेम्प्ट कैसे करना होता है। और ये पूरा चैप्टर, पूरा टॉपिक आपका एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई पैटर्न नहीं है। आपको सिर्फ बताना है कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे अटेम्प्ट करना होता है। आपके कॉमन सेंस यहाँ पर काम आने वाले, और साथ ही साथ कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जब आपकी जीके स्ट्रांग होगी तब भी आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। तो 5-6 क्वेश्चन हम आज के इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे सो दैट आपको पैटर्न समझ आ सके। जनरली ऐसे क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं और कभी कभी जेकेएसएस के एग्जाम में भी आते हैं। तो ये, और जैसे यूपीएससी का एनडीए वगैरह के वहां पे भी पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आपने देखना है वन बाय वन करके। और प्रैक्टिस आपको पता है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा टेस्ट सीरीज का, वो जाके ज्वाइन कर लो। जिस दिन डे 10 का टेस्ट अपलोड होगा उसी दिन इस टॉपिक का टेस्ट भी वहां पर अपलोड हो जाएगा। अब जैसे आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है लॉजिकल सीक्वेंसिंग वाला टॉपिक, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है। यहाँ पर कहा गया है अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ लॉजिकल सीक्वेंस। ये जो वर्ड्स अरेंज करे गए हैं इन्हें आपको सीक्वेंस में अरेंज करना है। जैसे देखो 5 वर्ड्स आपके सामने लिखे गए हैं। पहले नंबर पे है एप्लीकेशन, फिर है सिलेक्शन, थर्ड नंबर पे एग्जाम, फोर्थ नंबर पे इंटरव्यू और फिफ्थ नंबर पे एडवर्टीजमेंट। अब आपने सभी वर्ड देख लिया किस तरह के, एप्लीकेशन है, सिलेक्शन है, एग्जाम है, इंटरव्यू है, एडवर्टीजमेंट है। मतलब समझ आ गया आपको कि सिस्टम में पहले अप्लाई करते होगे, फिर सिलेक्शन होती होगी, फिर इंटरव्यू होता होगा, इसी तरह से प्रोसेस चलता है। तो उसी प्रोसेस को सीक्वेंस में अरेंज करना है। अब मुझे बताओ सबसे पहले नंबर पे क्या आएगा। अगर आपको लगता है कि पहले नंबर पे एप्लीकेशन फॉर्म लगेगा तो आपका जो आंसर है वो 1 नंबर से स्टार्ट होगा। मान के चलो आपको लगता है कि पहले नंबर पे एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन फॉर्म लगाने के बाद कोई बंदा देखो जिसे हम पैसा देंगे और इंटरव्यू में काम चला लेंगे। अगर आपको लगता है कि ऐसा हर जगह होता है तो आप लोग फर्स्ट के बाद 4 आ जाएगा, फॉर्म फिल करो, इंटरव्यू का जुगाड़ करो, बंदा वगैरह ढूंढो, इंटरव्यू के लिए पैसे किसको देने, उसके बाद बाकी प्रोसेस करना। अगर आपको ऐसा लगता है तो आपकी जो सीक्वेंस है 1, 4 फिर इस तरह से आगे चलने जा रही है। और आपको लगता है कि आजकल ऐसा नहीं होता है, पैसे से कुछ नहीं होता, आपको मेहनत करनी पड़ती है, फिर आपकी सीक्वेंस क्या बनेगी। आपकी जो सीक्वेंस बनेगी सबसे पहले क्या होगा, एडवर्टीजमेंट आएगा। फॉर्म कब लगाओगे, पहले फॉर्म निकलेंगे तभी तो फॉर्म लगाओगे। तो सबसे पहले एडवर्टीजमेंट, वो 5th नंबर में आपको देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, एडवर्टीजमेंट का। जब एडवर्टीजमेंट आ गई अब उसके बाद ही फॉर्म लगाओगे, आपकी मर्जी लगाओ ना लगाओ, लेकिन सीक्वेंस को कंप्लीट करना है तो फॉर्म लगाना पड़ेगा। 5th के बाद नंबर किसका आएगा, फर्स्ट वाले का आएगा। अब आपने एप्लीकेशन फॉर्म लगा दी, उसके बाद क्या होगा, एग्जाम होगा, सिलेक्शन होगा, इंटरव्यू होगा। पहले एग्जाम होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो एग्जाम आपको 3rd नंबर पे देखने को मिल रहा है। अब जब एग्जाम हो जाएगा उसके बाद सिलेक्शन हो गई, सिलेक्शन आपको 2nd नंबर पे देखने को मिल रही है। नहीं नहीं नहीं, ये यहाँ पे जाके सीक्वेंस मेरी गलत हो गई है। सिलेक्शन के बाद इंटरव्यू नहीं होगा, एग्जाम होगा। एग्जाम अगर आप क्लियर कर लोगे फिर आपका इंटरव्यू होगा और उसके बेसिस पे लास्ट में सिलेक्शन होगी। तो ये सही सीक्वेंस रहती है। सीक्वेंस आपके हिसाब से कुछ भी हो सकती है, जैसे मैंने आपको पहले वाली हिंट बता रहा था कि
फॉर्म लगाओ, बंदा ढूंढो, इंटरव्यू में पैसा किसको देना है। सीक्वेंस तो वो भी बनती है एक तरीके से, लेकिन लॉजिकल सीक्वेंस फॉर्म पर लिखा होता है, लॉजिकल सीक्वेंस सही सीक्वेंस लगानी है। तो 5 1 3 4 2 ये पैटर्न आपको कहां पर देखने को मिल रहा है? ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सीक्वेंस तो है, लेकिन सीक्वेंस कैसी है? लॉजिकल सीक्वेंस है, कुछ लॉजिक बनना चाहिए, सिर्फ आपके हिसाब से नहीं, लॉजिक सबके हिसाब से बनना चाहिए, वही करेक्ट आंसर होगा। आप इसे चैलेंज नहीं कर सकते कि मेरे सीक्वेंस से बन रही है, मेरा लॉजिक ये बन रहा है। लॉजिक को जो सबका बने वैसा लॉजिक आपको बनाना है। जैसे सेकंड क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है, यहां पर आप देख रहे हो, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ मीनिंगफुल ऑर्डर। ये जो वर्ड्स दिए गए इन्हें मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज करना है। आंध्र प्रदेश है, यूनिवर्स है, तिरुपति, वर्ल्ड और इंडिया। अब किस तरह से अरेंज कर सकते हो आप खुद देखो। यहाँ पे जैसे तिरुपति है, अब मैं अगर सीक्वेंस बनाकर चलूं तो कैसी सीक्वेंस बनेगी? सबसे पहले अगर मैं तिरुपति की बात करूंगा, वो 3rd नंबर पे आ रहा है। तिरुपति किस में आता है? आंध्र प्रदेश में आता है। आंध्र प्रदेश 1st नंबर पे आ रहा है। आंध्र प्रदेश किस में आ रहा है? इंडिया में। इंडिया 5th नंबर पे आता है। इंडिया किसके अंदर आएगा? वर्ल्ड के अंदर आएगा, तो वर्ल्ड 4th नंबर पे आता है। वर्ल्ड किसके अंदर आएगा? यूनिवर्स के अंदर आएगा, यूनिवर्स 2nd नंबर पे आता है। तो सीक्वेंस बन गई ना कि आंध्र प्रदेश, क्या नाम था यहाँ पे? तिरुपति आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश इंडिया में, इंडिया वर्ल्ड में, वर्ल्ड यूनिवर्स में। अब आप ये भी तो बोल सकते हो, मैं सीक्वेंस ऐसे भी तो स्टार्ट कर सकता हूँ, पहले यूनिवर्स, यूनिवर्स के अंदर वर्ल्ड, वर्ल्ड के अंदर इंडिया, इंडिया के अंदर आंध्र प्रदेश, वैसे कर सकते हो, वैसे भी बिल्कुल कर सकते हो, कोई रोकेगा नहीं। हाँ, रोकने वाला है कौन? ऑप्शंस आपको रोकने वाले हैं। ऑप्शन में देखो, कोई भी ऑप्शन ऐसा है जो 2nd नंबर से स्टार्ट हो रहा है? कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है, तो आपको इसकी तरफ ही जाना पड़ेगा। इस तरह से अगर आपको कंफ्यूजन वगैरह होती है, आपने दोनों तरीके से देख लेना है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर आंसर अटेम्प्ट करना होता है। जैसे एक क्वेश्चन और आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है, यहां पर क्या लिखा हुआ है? गोल्ड, आयरन, सैंड, प्लैटिनम, डायमंड। अब देखो, आपके जो बेसिक एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ऐसा तो है नहीं कि आप कोई यहाँ पर टेक्निकल एग्जाम दे रहे हो तो टेक्निकल एग्जाम में आपको इन सभी की डेंसिटी पता होना चाहिए, इन सभी का वेट पता होना चाहिए। आप उसके हिसाब से इनको बोलोगे, हाँ इसकी इतनी डेंसिटी तो पहले इसको रखूंगा, फिर इसकी डेंसिटी ज्यादा है, मैं उस एलिमेंट को बाद में रखूंगा, मेटल को बाद में रखूंगा। वो सब आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता ना। बेसिक रीजनिंग रहती है, बेसिक क्वेश्चन से ये वाले, जो सभी को सीक्वेंस बना सके। तो यहाँ पे कीमत के हिसाब से, कॉस्ट के हिसाब से आप इनको अरेंज कर सकते हो। जैसे देखो, इन सब में सबसे सस्ता कौन सा आ जाएगा? जैसे सैंड आ जाएगा, ठीक है। फिर सैंड से महंगा क्या हो जाएगा? गोल्ड, आयरन, प्लैटिनम या डायमंड क्या आपको देखने को मिल रहा है? आयरन उससे महंगा होगा, 2nd नंबर पे आ रहा है। फिर आयरन से महंगा क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, गोल्ड महंगा हो जाएगा, वो 1st नंबर पे आ रहा है। अब क्या बच गया? डायमंड और प्लैटिनम। फिर डायमंड आ जाएगा और फिर प्लैटिनम 4th नंबर पे आ रहा है। तो सस्ता उससे महंगा, उससे महंगा, उससे महंगा, उससे महंगा, ये सीक्वेंस अरेंज कर। जैसे कहा तिरुपति आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश इंडिया में, छोटे से बड़े की तरफ जाते, वैसे यहाँ पर गए, ये इसकी कीमत कम थी, इसकी कीमत बढ़ती गई, इस तरह से हम आगे चलते गए, वो सीक्वेंस चल रही थी। अब आपको लगता है कि मेरे को सबसे पहले महंगी वाली चीज बाकी सस्ती वाली चीज से अरेंज करनी है, जैसे पहले मैं कहा था यूनिवर्स से भी आप ला सकते हो, तो वो भी ट्राई करके देख लो। सबसे महंगा कौन सा आ जाएगा? मतलब उल्टा आना पड़ेगा, 4 5 1 2 3। ये सीक्वेंस है कहीं पे 4 5 1 2 3 नहीं है, 4 5 1 3 2 वाली थी। तो आपको समझ आ रहा है, असेंडिंग डिसेंडिंग किसी भी ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो, बट वो ऑप्शन में तो होना चाहिए। तो इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया कोई बात नहीं, अभी और भी क्वेश्चंस आएंगे। बाकी ये टॉपिक ऐसे जब जितने प्रैक्टिस करोगे उतना आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो 5 6 या 7 8 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करने हैं, बाकी 3 4 क्वेश्चन मैं ट्राई करूंगा, प्रैक्टिस सेट में भी प्रोवाइड कर दूंगा, और कभी दोबारा से प्रैक्टिस सेट मिला वहां पे फिर से मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहां से प्रैक्टिस भी होती जाएगी। बाकी टेलीग्राम जो है हमारा जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से, एक बार वो जाके ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम में जाके सर्च करना, वहां पर कुछ बुक्स भी अवेलेबल वगैरह है, वहां पर क्या पता आपको टॉपिक मिल जाए, तो वहां पर जाके भी आप इसे प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर क्लियरली मेंशन करा हुआ है, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। इन्हें असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए हिसाब से आपको अरेंज करना है, छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस हिसाब से अरेंज करना है। जैसा अभी तक हम अरेंज करते थे सब कुछ असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज कर रहे थे। ऑप्शन में दिया क्या हुआ है? सेंटीमीटर, किलोमीटर, डेसीमीटर और फिर मीटर। इन्हें आपको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, तो चलो अरेंज करते हैं।
सबसे पहले इन सब में छोटा कौन सा है, सेंटीमीटर है, डेसीमीटर है, किलोमीटर है, मीटर है। तो अगर मैं देखो सेंटीमीटर आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, सेंटीमीटर के बाद डेसीमीटर आपको 3 में देखने को मिल रहा है, फिर मीटर है ये आपको 4th नंबर पे देखने को मिल रहा है, फिर किलोमीटर है। तो ये सीक्वेंस आपको देखने को मिल रही है। इतना तो आपको क्लियर हो गया ना, इन सबसे बड़ा किलोमीटर हो जाएगा। अगर आपको सेंटीमीटर डेसीमीटर में डाउट भी रहता तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। इतना तो पता है मीटर से बड़ा किलोमीटर होता है, यानी कि जो भी आंसर होगा उसके लास्ट में 2 होना चाहिए। अब ऑप्शन देखो कौन सा ऑप्शन ऐसा जिसके एंड में 2 आपको देखने को मिल रहा है, वो एक ही तो ऑप्शन है, वहां से भी आप इसे ट्राई कर सकते थे। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना था क्वेश्चन अटेम्प्ट करते वक्त, कुछ बातों का ध्यान रखना, कहीं पर डाउट रहता है तो दूसरी तरीके से सोचो किस तरह से मैं कुछ चीजों को एलिमिनेट कर सकता हूँ, सो दैट जो मुझे डाउट है वो क्लियर हो जाए। तो ऑप्शंस की हेल्प लेना बड़ा जरूरी बन जाता है। अगर आपको कभी भी डाउट रहता है तो कई बार ऑप्शंस की हेल्प से आपके आंसर बिल्कुल सही हो जाते हैं, और इन बातों का ध्यान देना होता है। जैसे आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है। यहाँ पर सीक्वेंस देखो कैसी है, रेनबो, रेन, सन, हैप्पी और चाइल्ड। यानी कि बारिश, रेनबो है, सूरज है, बच्चा है, खुश हो रहा है, इस तरह की सीक्वेंस चल रही है। तो बच्चा खुश कैसे हुआ होगा, सबसे पहले क्या हुई होगी, बारिश हुई। रेनबो की बात करें, बारिश के बाद ही होती है, रेन के बाद ही होगी रेनबो। तो सबसे पहले रेनबो है, वो सबसे पहले रेन है, वो सेकंड नंबर में आपको रेन देखने को मिल रहा है। अब रेन के बाद डायरेक्ट रेनबो तो होती नहीं है, पहले सनलाइट आती है, फिर वहां से जब वाटर की रेज, जो सन की रेज वाटर ड्रॉपलेट से पास करते भी रेनबो बनती है, क्योंकि साइंस का बेसिक फिनोमिना है तो आपको पता होना चाहिए, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहले रेन होती है, फिर सन की रेज आती हैं, तो सन हमारे पास 3rd नंबर पे आ रहा है। उसके बाद रेनबो की फॉर्मेशन होती है, वो 1st नंबर पे आता है। तो रेनबो को देखकर क्या होगा, बच्चा खुश हो जाएगा ना। तो रेनबो को देखकर अगर बच्चा खुश होगा तो 5th नंबर पहले चाइल्ड आएगा, फिर वो हैप्पी आएगा। ऐसे ही बच्चा हैप्पी होगा, चाइल्ड, चाइल्ड इन सबको देखेगा, फिर वो लास्ट में उसका रिएक्शन क्या होगा, वो खुश होगा। तो 2, 3, 1, 5, 4 वाली सीक्वेंस आपको कहां देखने को मिल रही है, ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रही है। तो ये सीक्वेंस जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन और आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है, यहां पर लिखा हुआ है हाउस, स्ट्रीट, रूम, टाउन, डिस्ट्रिक्ट। ये वो पहले वाले क्वेश्चन की तरह आ गया कि तिरुपति आंध्र प्रदेश में, वो इंडिया में, वर्ल्ड में, वैसा वाला आ गया ना। देखो रूम कहां पर होगा, घर में होगा, हाउस में होगा। तो सबसे पहले रूम आ जाएगा 3rd नंबर पे, वो किसके अंडर होगा, हाउस के अंडर होगा। हाउस किसके अंडर हो जाएगा, स्ट्रीट, टाउन या डिस्ट्रिक्ट, स्ट्रीट के अंडर होगा। स्ट्रीट कहां पर है, 2nd ऑप्शन में। स्ट्रीट किसके अंडर होगा, टाउन के अंडर, वो 4th नंबर पर। टाउन किसके कंट्रोल में होगा, डिस्ट्रिक्ट के कंट्रोल में होगा, तो 5th नंबर पे। तो जनरली आप देख रहे हो जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर आ रहे हैं सभी असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज हो रहे हैं, छोटे से हम बड़े की तरफ जाते जा रहे हैं। तो कई बार एग्जाम में अगर बोल देगा डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होगा, पहले सबसे बड़ा फिर छोटा छोटा करते जाना है, वो हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर। इन बातों का ध्यान देना है। अगर ऐसा कुछ नहीं बोला हुआ है, आप असेंडिंग ऑर्डर में भी जा सकते हो, अपना ऑप्शन की हेल्प भी ले सकते हो, वहां पे किस तरह के ऑप्शन थे उसके हिसाब से भी कर सकते हो। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है, वहां पर क्या लिखा हुआ देखो, वेजिटेबल, मार्केट, कटिंग, कुकिंग और फूड। अब देखो वेजिटेबल है, मार्केट है, कटिंग है, कुकिंग है, फूड वगैरह तैयार हो रहा है, तो क्या सीक्वेंस यहाँ पे बनेगी। आप ये बोलोगे कि पहले मार्केट में जाओ, वहां पे फूड कुकिंग हो रही होगी, फूड वहां पर खा लो, फिर घर में आके वेजिटेबल कट कर लो, ये सीक्वेंस तो हो नहीं सकती ना। या घर में वेजिटेबल कट करो, फिर मार्केट में जाओ, फूड लाओ, फिर कुकिंग करो। तो सीक्वेंस सिंपल सी बड़ी कॉमन सी सीक्वेंस यहाँ पे बनती है। सबसे पहले हो गया, आप मार्केट में जाओगे, मतलब पहले 2nd नंबर आ जाएगा। मार्केट बेंस कर रहे थे, क्वेश्चन में लिखा होता है वेजिटेबल, मार्केट, कटिंग, कुकिंग और फूड। तो इसमें क्या सीक्वेंस बनती है, सबसे पहले मैंने लिखा ना यहाँ पर, हाँ ठीक है, मार्केट में जाओगे तो मार्केट में जाके एक वेजिटेबल लोगे, तो वेजिटेबल आपको ऑप्शन नंबर 1 में देखने को मिल रहा है। फिर वेजिटेबल की आप कटिंग करोगे, तो कटिंग आपको कहां पर देखने को मिल रहा है, 3rd नंबर पे देखने को मिल रहा है। कटिंग करने के बाद आप क्या करोगे, कुकिंग करोगे, तो वो 4th नंबर पे मिल रहा है। फिर फूड तैयार हो जाएगा, वो 5th नंबर पे देखने को मिल रहा है। तो ये सीक्वेंस आपको कहां देखने को मिल रही है, 2, 1, 3, 4, 5 वाली ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रही है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ एक लास्ट क्वेश्चन आज का हम डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन में आपको दूंगा होम टास्क के लिए, वो आपने अटेम्प्ट करना, फिर इस वीडियो को एंड करेंगे। अब यहाँ पे देखो दिया हुआ फीटस, चाइल्ड, बेबी,
अडल्ट और फिर यूथ आपको देखने को मिल रहा है। तो क्या सीक्वेंस रहते हैं, अगर आप बायो का बेसिक पढ़ते हो तो पहले फीटस होगा, फिर वहां से वो बच्चा बेबी बनेगा, फिर बेबी से वो चाइल्ड बनेगा। तो सीक्वेंस क्या है 1 3 2, ये आपको एक ही ऑप्शन में देखने को मिल रही है, तो वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सीक्वेंस के साथ ये वाला क्वेश्चन भी खत्म होता है। और जो लास्ट क्वेश्चन आपको होम टास्क के लिए दिया जा रहा है उसमें देखो क्या लिखा हुआ है, हेक्टो, सेंटी, डेका, किलो, डेसी। समझ गए हो? तो इस सीक्वेंस को अरेंज करोगे, आपको बेसिक्स पता है इसके, तो आप इसका आंसर दे सकते हो। अगर आपको बेसिक नंबर सिस्टम या यूनिट्स के बारे में पता है, सेंटीमीटर बड़ा है, डेसीमीटर बड़ा है, किलोमीटर बड़ा है, तो उन बातों को ध्यान में रखते हुए आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो फिलहाल आज का जो टॉपिक है लॉजिकल सीक्वेंस वाला, एक ही वीडियो का था और एक ही वीडियो में खत्म हो गया है। अब आने वाले कुछ दिनों में ट्राई करूंगा कि इसी तरह के कुछ टॉपिक लाए जाएं जो 1 या 2 दिनों में खत्म हो जाएं। जिसे स्टार्टिंग में डायरेक्शन सेंस पढ़ा, कोडिंग डिकोडिंग को 3-4 दिन लग रहे थे, तो भी आने वाले कुछ दिनों में यही कोशिश करूंगा कि ऐसे टॉपिक सामने लाए जाएं जो 1 या मैक्सिमम 2 दिन में कंप्लीट हो जाए, सो दैट आपका सिलेबस जल्दी से कवर हो सके, हम रीजनिंग को खत्म करके फिर बाकी सेक्शन पर ज्यादा ध्यान दे सकें। तो बाकी आपको फिर से बोलूंगा, कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा टेस्ट सीरीज वाला, वो जाके ज्वाइन कर लो। परफॉर्मेंस टेस्ट के नाम से नाम आता है एप्लीकेशन में जाके, 99 रुपीज का है। जो भी आपको पढ़ाता हूँ उसके बेसिस पे टेस्ट वहां पर अपलोड होते रहते हैं, आपकी रिवीजन वगैरह वहां से अच्छे तरीके से होती जाएगी। तो थैंक यू, वीडियो को शेयर कीजिएगा। करंट अफेयर्स वाला पोर्शन भी हमने स्टार्ट करा हुआ था, और ये सीरीज जब हमने स्टार्ट करी थी सितंबर 2023 से ही स्टार्ट करे थे। तो आज की इस वीडियो में एक बार फिर से कंटिन्यू करने जा रहे करंट अफेयर्स। सितंबर के लास्ट वीक के करंट अफेयर्स चल रहे हैं, हो सकता है कि इसके बाद एक वीडियो मैक्सिमम 2 वीडियोस और सामने आएंगे और सितंबर 2023 के जो करंट अफेयर्स हैं वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे, फिर अक्टूबर 2023 की तरफ चले जाएंगे। फिलहाल आज का जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपके सामने स्क्रीन में भी आ रहा होगा। यहाँ पर हम बात करेंगे ISSF वर्ल्ड कप 2023 हुआ, यानी कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन का जो वर्ल्ड कप हुआ ब्राजील में, रियो दी जेनेरियो में जो वर्ल्ड कप हुआ, उसकी अगर हम बात करेंगे, इंडिया की जो पोजीशन रही है वो इंडिया 5th नंबर पर आया था, जहां पर इंडिया के पास 2 मेडल इस बार आए हैं, जिसमें एक गोल्ड मेडल रहा और एक सिल्वर मेडल रहा। याद रखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ISSF वर्ल्ड कप की, एशियन गेम से बिल्कुल अलग है, ये से मिक्स मत कर लेना इसको, ठीक है। तो इसमें सिर्फ इंडिया को 2 मेडल मिले और 2 मेडल के साथ भी इंडिया 5th नंबर पर आया है, एक गोल्ड और एक सिल्वर है। जो टॉप करा था वो इटली ने करा था, 2 गोल्ड थे और एक ब्रॉन्ज था। सेकंड नंबर पर चाइना था जिसका 1 गोल्ड 4 सिल्वर 3 ब्रॉन्ज थे। थर्ड नंबर पर हंगरी था, 1 गोल्ड 1 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज। और इंडिया 5th नंबर पे था, 1 गोल्ड और 1 सिल्वर इंडिया के पास आया था। और अगर हम बात करेंगे आगे, इंडिया की तरफ से 16 शूटर्स यहाँ पे गए थे जो उन्होंने पार्टिसिपेट यहाँ पर करा था। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने स्क्रीन में आ रहा होगा, ये सितंबर 21 की डेट को लेकर इस दिन इंटरनेशनल डे ऑफ पीस सेलिब्रेट करा गया था। और इंपॉर्टेंट क्या है, ये इंटरनेशनल डे ऑफ पीस की थीम क्या रखी गई थी, लास्ट टाइम भी यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था। तो इंटरनेशनल डे ऑफ पीस की जो थीम रखी गई थी वो थी एक्शंस फॉर पीस, आवर एम्बिशन फॉर द ग्लोबल गोल्स। आपको स्क्रीन में देखने को भी मिल रही होगी, ये इसकी थीम रखी गई थी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने आ रहा होगा, यहाँ पर MP यानी कि मध्य प्रदेश की बात करेंगे, वहां के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी की बात करेंगे। इनॉग्रेशन करा गया 108 फीट टॉल स्टैचू को। वो स्टैचू किसका है, आदि शंकराचार्य, जो एक लीडर थे, स्पिरिचुअल लीडर थे, आपने नाम जरूर सुना होगा, उनके बारे में पढ़ा भी होगा। इनके स्टैचू का इनॉग्रेशन करेगा। स्टैचू कितना है, 108 फुट लंबा स्टैचू वो था। तो ये स्टैचू कहां पर बनाया गया, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन हो सकता है। मध्य प्रदेश में है स्टैचू, जिसका हाल ही में इनॉग्रेशन करा गया है। तो इसका वेट 100 टन के आसपास है, ऐसा भी कहा जा रहा है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने आ रहा होगा। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि रिसेंटली इनकी डेथ हो गई है, ये कौन सी फील्ड को बिलोंग करते थे। तो वैसे यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि एक्टर थे अखिल मिश्रा, उनकी हाल ही में डेथ हुई है। 3 इडियट मूवीज में जिन्होंने दुबे का रोल प्ले करा था, लाइब्रेरी वाले दुबे का रोल प्ले करा था, उनकी डेथ हो चुकी है। तो यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। आगे चलते हैं, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस बनते हैं, वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार RVP यानी कि राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, एक नई कैटेगरी इसमें लाई गई है। वो क्या है वो आपको बता देता हूँ। ये एक तरीके से नेशनल अवार्ड्स होंगे, इंडिया मतलब इंडिया में दिए जाएंगे, इंडिया की तरफ से होंगे,
साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की फील्ड में प्रोवाइड करे जाएंगे। एक बार फिर से बोलूंगा, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की यहाँ पर बात करी जा रही है और ये 4 कैटेगरीज में दिए जाएंगे। 4 कैटेगरीज इसकी रहने वाली हैं। एक होगा विज्ञान रत्न अवार्ड, एक होगा विज्ञान श्री अवार्ड, एक होगा विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड और एक होगा विज्ञान टीम अवार्ड। तो यानी कि साइंस की फील्ड में इंडिया अपनी तरफ से भी अवार्ड ला रहा है। मेन नाम क्या है? राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। इसके अंदर 4 कैटेगरीज यहाँ पे रखी गई, ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलते नेक्स्ट, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने आ रहा है। यहाँ पर बिस्वनाथ घाट जो कि आसाम में है, इसे बेस्ट टूरिज्म विलेज का दर्जा दिया गया है इंडिया में। आपसे एग्जाम में पूछेगा विच अमंग द फॉलोइंग इज द बेस्ट टूरिज्म विलेज इन इंडिया 2023। आपको वहां पे आंसर करेक्ट करना है बिस्वनाथ घाट जो कि असम में है, इसे बेस्ट टूरिज्म विलेज का दर्जा यहाँ पर दिया गया है। टोटल 799 एप्लीकेशन 31 अलग अलग स्टेट्स या यूटी को मिला लो तो वहां से जाके इसे सिलेक्ट करा गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिम्बेक्स 2023 यानी कि किसके बीच एक्सरसाइज है? इंडियन नेवी और सिंगापुर की नेवी के बीच की एक्सरसाइज है। 30 एडिशन था जो कि कंप्लीट हो चुका है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, इंडियन ओरिजिन जिनका नाम है निहार मालवीय, ये सीईओ बन चुके हैं किसके? पेंगुइन रैंडम हाउस के। तो ये इंडियन ओरिजिन है और वहां पे जाके न्यूयॉर्क में जाके यूएसए में जाके प्रेसिडेंट सीईओ बने, इसलिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। नाम याद रखना, निहार मालवीय। आगे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, विवेक बसंत की बात करेंगे, 14th डायरेक्टर बन चुके हैं बार्क। तो ये आपको पता होना चाहिए कि बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की बात करें, इससे नए डायरेक्टर यहाँ पे बन चुके हैं कौन? विवेक बसंत, ये नाम भी आपको याद रखना पड़ेगा। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने स्क्रीन में आ रहा होगा, सरोजा विद्यानाथ जी की बात करेंगे जो कि भारतनाट्यम वाली फील्ड को बिलोंग करती थी, पद्म भूषण से सम्मानित करा गया था, इनकी डेथ हुई है। तो ये भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, एमपी में क्या हुआ है? एक नया टाइगर रिजर्व यहाँ पे सामने आया जिसका नाम है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। इसी के साथ इंडिया को 54th टाइगर रिजर्व मिल गया है। और अगर मध्य प्रदेश की बात करेंगे, वहां का ये 7th टाइगर रिजर्व है, ये आपको पता होना चाहिए। एक बार फिर से बोलूंगा, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व इसका नाम है, मध्य प्रदेश में है। तो इसी के साथ आज की जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे वो सारे कवर करें। आज 10 के करीब करंट अफेयर्स थे, सभी टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, वही आपसे मैंने डिस्कस कर। पहले वाली वीडियोस में भी वही डिस्कस करता हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। एक दिन में आप पूरा सितंबर मंथ लेके चलो, एक दिन में 200 करंट अफेयर्स याद करना थोड़ा डिफिकल्ट बन सकता है। उसमें से कुछ आप मिस भी कर लोगे, भूल भी जाओगे, नहीं भी याद होगा, बोरिंग भी लगेगा। उसकी बजाय सितंबर के अगर मैं 30 में से अगर दिन में से अगर 20 दिन वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, 15 दिन वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो फिर 15 दिन में अगर आपको 10 करंट अफेयर भी मिल रहे हैं इस तरह से, तो कितना कुछ वहां पर सीख जाओगे, कितना कुछ आपको कवर करने को मिलेगा और डिटेल में थोड़ा मिल जाएगा, आपके लिए वो बेनिफिशियल रहने वाला है। तो इसका टेस्ट भी आपको वही टेस्ट सीरीज में जाके मिलते रहेगा, वहां पे जाके अटेम्प्ट करते रहना। इसमें उन्हें परसेंटेज वाला क्वेश्चन स्टार्ट किया होता, उसे आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और आज कुछ और कैटेगरी के क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कस करूंगा। ऐसी कैटेगरी के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, अगर आप बिगिनर हो तो आपके लिए क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल से करवाने वाला हूँ, बाकी आपको प्रैक्टिस करते जाना है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखो स्क्रीन में चल रहा है, एक बार मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूँ, फिर इस क्वेश्चन को कवर करेंगे। जैसे यहाँ पर देखो कहा गया है, चलो मैं आपको, हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन से लेके चलता हूँ। ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में कहा जा रहा है, अ बैट्समैन स्कोर्ड 110 रन्स। एक बैट्समैन है, उसने कितना स्कोर बनाया? 110 स्कोर उसने बनाए। विच इंक्लूडेड 3 बाउंड्रीज एंड 8 सिक्सेस। जो उसने 110 स्कोर बनाया है उसमें 3 तो बाउंड्रीज थी और 8 सिक्स थे। What percent of his total score did he make by running between the wickets? तो बताइए, रनिंग बिटवीन द विकेट्स जब उसने करी, उसे कितना परसेंट स्कोर बनाया? कितना स्कोर नहीं बनाया, कितना परसेंट स्कोर बनाया है। अब अगर ऐसे ध्यान से देखा जाए इस क्वेश्चन को कैसे करना है, देखो टोटल स्कोर कितना था आपको पता है, टोटल स्कोर उसने जो बनाया वो 110 है, ये उसका टोटल स्कोर है ना। 110 स्कोर क्या है? टोटल है। इसमें से जो बाउंड्री से स्कोर उसके पास है 3, तो उसने बाउंड्री लगाई, 3 बाउंड्री लगाई, मतलब कितना स्कोर बना दिए? 12 स्कोर तो उसने बाउंड्री से बना दिए, मतलब 4 से बना दिए, प्लस 8 उसने सिक्सेस भी लगाए थे, तो 8 6 से कितना स्कोर हो जाएगा? 8 को 6 से मल्टीप्लाई करो 48, तो 48 उसने 6 लगाए थे, मतलब 6 से स्कोर बनाया। टोटल बाउंड्रीज की हेल्प से जो उसने स्कोर बनाया, मतलब 4 और 6 को मिला के कितना बन रहा है? 48 तो 50 60,
60 स्कोर ऐसा है जो उसने बाउंड्रीज से बनाया, मतलब रनिंग बिटवीन द विकेट्स यहाँ पे उसने किया ही नहीं, खड़े खड़े बाउंड्रीज लगाई और बाउंड्रीज की हेल्प से उसको 60 स्कोर मिल गया है। तो अब कितना स्कोर बचा, इसका मतलब जो बाकी पेंडिंग बचा है वो कितना बचा, 60 तो ये बना दिया, जो बाकी होगा वो रनिंग बिटवीन द विकेट से बनाया होगा। तो मतलब 50 स्कोर ऐसा था, 50 रन ऐसे हैं जो उसने रनिंग बिटवीन द विकेट्स करके बनाए, रनिंग बिटवीन द विकेट्स करके बनाए। अगर आपसे पूछा होता है ऐसे, आपका आंसर आ गया था 50 स्कोर उसने रनिंग बिटवीन द विकेट्स करके बनाया है। लेकिन उसने पूछा व्हाट परसेंटेज ऑफ रन्स, कितना परसेंटेज स्कोर का, व्हाट परसेंट ऑफ इज टोटल स्कोर, अपने टोटल स्कोर का कितना परसेंटेज उसने रनिंग बिटवीन द विकेट्स करके बनाया। तो इतना तो समझ आया कि 50 स्कोर उसने बनाया रनिंग बिटवीन द विकेट्स। डिवाइड में हम क्या करेंगे, टोटल स्कोर कितना था 110, जैसे हम बोलते हैं हमारे मार्क्स 400 हैं, कितने में से 500 में से, वैसे रनिंग बिटवीन द विकेट्स 50 रन है, लेकिन टोटल कितना था, टोटल मेरा 110 था। अब परसेंटेज निकालनी है तो 100 से तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, तो वही तरीका यहाँ पर यूज कर रहा हूं। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, ये 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बच जाएगा 500/11, और ऑप्शन की तरफ हम देखेंगे तो देखो 45 हो नहीं सकता, 55 हो नहीं सकता। अगर ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाएंगे 45 × 5/11, तो 55 को 11 से मल्टीप्लाई करो तो उसमें 5 ऐड करो, तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे किसी तरह की मिस्टेक आपकी नहीं हो रही, क्योंकि 45 को जब 11 से मल्टीप्लाई करोगे, 45 को 10 से करो 450, उसमें 45 ऐड कर दो 495 + 500। ये तरीका आपको मैंने करवाया, वो फिर से बोलूंगा। कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है, हमारे यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो पर एक प्लेलिस्ट बनी बेसिक मैथ के नाम से, 7 से 8 वीडियोस है वो सारी देख लो, ये सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन करने का तरीका क्या था वो समझ आ गया। टोटल स्कोर 110 था, बाउंड्रीज की हेल्प से टोटल स्कोर 60 बना था, जो बच गया वो रनिंग बिटवीन द विकेट्स होगा, तो रनिंग बिटवीन द विकेट्स उसने 50 स्कोर बनाए। अब कितना परसेंटेज था तो वो कैसे निकालते हैं, कितने स्कोर बनाए डिवाइड में टोटल स्कोर कितना था, और 100 से तो मल्टीप्लाई करना ही है। इस तरीके से हमने निकाल दिया रनिंग बिटवीन द विकेट्स टोटल कितना स्कोर आया। अब देखो क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, आपने ये नहीं सोचा कि डिफिकल्ट क्वेश्चन बनता जा रहा है, आपने उसको ट्राई करते जाना है, प्रैक्टिस करते जाना है। प्रैक्टिस में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगा लो, जिस क्वेश्चन को बाकी स्टूडेंट करने में 5 मिनट लगा रहे हैं, 10 मिनट लगा रहे हैं, आप 25 से 30 मिनट लगाओ, लेकिन ट्राई तो करो। और एक दिन आप यकीन मानो जब प्रैक्टिस करते जाओगे, क्या पूरी जिंदगी ऐसे ही रहेगा, आप जो क्वेश्चन बाकी 5-10 मिनट में कर रहे हैं उसको आप 50 मिनट लगा के करोगे। अगर स्टार्टिंग में कर रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 8 दिन 10 दिन 15 दिन प्रैक्टिस करो, अपने आप आपकी स्पीड भी ठीक हो जाएगी और आपका एक्सपीरियंस भी गेन होगा, आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होगी। आप उस जो क्वेश्चन बाकी 10 मिनट में कर रहे हो सकता है आप 4 मिनट में भी कर लो, 3 मिनट में भी कर लोगे, तो सब कुछ प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। अब जैसे देखो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है, यहाँ पर कहा गया है इन अ कंट्री, ये क्वेश्चन इसको ध्यान से एक बार खुद ही वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में ट्राई करो फिर वीडियो देखना। यहाँ पर कहा जा रहा है इन अ कंट्री, कंट्री की बात करेंगे, वहां पे 55% पॉपुलेशन किसकी है, फीमेल की है। 80% ऑफ द मेल पॉपुलेशन इज लिटरेट, 80% मेल पॉपुलेशन जो पढ़ी लिखी है, लिटरेट है। हाउ मच ऑफ फीमेल्स आर लिटरेट, कितनी फीमेल लिटरेट होंगी अगर टोटल लिटरेसी रेट 58% है। और ऑप्शन में देखो परसेंटेज की टर्म्स में आपको आंसर बताना है। देखो क्वेश्चन में दिया कुछ है, पूछा कुछ है, आपको पहले फीमेल की पॉपुलेशन बता दी, फिर बोलते कितने मेल पढ़े लिखे हैं, फिर पूछे कितनी फीमेल पढ़ी लिखी नहीं है, पढ़ी लिखी है आपको ये बताना है। तो हमें जो स्टेटमेंट दी होती है, क्वेश्चन दिया होता है, वो हिंट दी होती है, इस हिंट को यूज करना होता है। सबसे पहले कहा कि 55% पॉपुलेशन फीमेल है। कल भी मैंने आपको बताया था टोटल पॉपुलेशन कितनी है वो तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन कितनी मान लेंगे, 100 मान लेंगे, क्योंकि हमें पता है लास्ट की वीडियो में देखा था जब भी हमें परसेंटेज में कुछ दिया नहीं होगा हम टोटल टर्म को 100 माना करेंगे, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी आसानी रहती है। कितनी परसेंट पॉपुलेशन फीमेल है, 55%। अगर पॉपुलेशन फीमेल है तो फीमेल हुई कितनी, 55, क्योंकि 100 का 55% 55 ही होता है, 100 का 70% 70 ही होता है ना, बिल्कुल, तभी तो 100 लेते हैं हम। तो 55% फीमेल थी, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ फीमेल कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। अगर फीमेल 55 है तो मेल कितने हो जाएंगे, जो बच गए वो मेल हो गए, हम ऐसे लेके चलेंगे तो 60-45 हमारे पास मेल हो जाएंगे, हम ये लेके चलते हैं। अगर फीमेल 55 थी तो बच गए मेल वो 45 हो जाएंगे।
मेल फीमेल कितने वो समझ आ गया। फिर आपको बोलता है 80% ऑफ मेल पॉपुलेशन इज लिटरेट। मेल की पॉपुलेशन जितनी भी थी उसमें से 80% लिटरेट हैं, पढ़े लिखे हैं। तो मेल तो 45 हैं, तो इसका 80% निकालते हैं। 80% निकालना है, 80% किसका? 45 का। ऐसे निकालते थे परसेंटेज ना, 80% ऑफ मेल, तो 80% ऑफ को मतलब मल्टीप्लाई मेल, हमने वो निकाल दिया। ये जीरो और ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं दूसरा मार्कर यहाँ पे यूज करूं, अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा तो आपको मैं कैलकुलेशन करके बताता हूँ। ये जीरो और ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो 10, 5 को 9 से मल्टीप्लाई करो 45, 2 को 1 से करो, 2 को 4 से करो, तो 4 को 9 से मल्टीप्लाई करो 36, यानी कि 36 मेल। यहाँ पे क्या बोलता है कि 80% मेल लिटरेट है, इसका मतलब 36 मेल जो है वो लिटरेट है ना, लिटरेट है, ये है मेल। क्योंकि उसने कहा था जो मेल की पॉपुलेशन है उसका 80% लिटरेट है, तो हमें समझ आ गया 45 में से 36 जो हैं वो पढ़े लिखे। आपसे पूछता कितने अनपढ़ हैं कितने इलिटरेट हैं, तो आप 45 में से 36 माइनस करते, आप बोलते बच गए 9 लड़के जो है, 9 पॉपुलेशन मेल की जो है वो इलिटरेट है। लेकिन अब आपसे पूछा गया हाउ मच ऑफ फीमेल आर लिटरेट, कितनी फीमेल लिटरेट हैं, फीमेल कितनी लिटरेट है आपको वो बताना। लेकिन आपको इतना बोला है टोटल लिटरेसी कितनी है, 58% है। अब 100% में से ही होती है, तो टोटल लिटरेसी कितनी है, 58। ये है टोटल लिटरेट, पूरे पॉपुलेशन में टोटल लिटरेट कितने हैं, 58। ठीक है, मुझे फीमेल का पता करना है। 58 अगर मेरे पास मुझे पता है लिटरेट है, ये टोटल है। अगर टोटल में से मैं मेल माइनस कर दूं, मेल जो लिटरेट है वो माइनस कर दूं, क्या बच जाएगा? टोटल पढ़े लिखों में से मेल पढ़े लिखे में माइनस कर दूं तो फीमेल कितने पढ़े लिखे हैं वही हमारे पास बचेगा। टोटल लिटरेसी रेट में से मेल का लिटरेसी रेट माइनस कर दूंगा, फीमेल का लिटरेसी रेट बचेगा। तो 58 में से 36 माइनस कर लो, कितना बन जाएगा, 40। तो ये कितना बनेगा, 10 22 बन जाएगा, 22। यानी कि 22 फीमेल ऐसी हैं जो लिटरेट हैं, हमें समझ आ गया। लेकिन अगर हम ऑप्शन की तरफ आएंगे तो ऑप्शन में 22% है, हम उसको टिक कर देंगे, गलत हो जाएगा। ये हमने परसेंटेज में तो निकाला है नहीं है, परसेंटेज अभी निकालना है। एक बार फिर से रिपीट करूंगा, टोटल पॉपुलेशन में पता थी, टोटल हमने 100 मान ली, फीमेल का पता था, हमें मेल का पता लग गया। फिर कहा था कि 80% मेल जो है वो लिटरेट है, हमने कह दिया टोटल 36 लिटरेट है, हमने इसकी हेल्प से निकाल दिया। फिर टोटल लिटरेट कितने थे वो पता था, उसमें से मेल लिटरेट मैंने माइनस कर दिया, फीमेल लिटरेट पढ़ जाएंगी। तो 22 फीमेल ऐसी हैं जो पढ़ी लिखी हैं। अब हमें परसेंटेज निकालना है ना, हाउ मच ऑफ फीमेल्स आर लिटरेट, ये बताना कितनी फीमेल लिटरेट हैं। तो 22 फीमेल लिटरेट हैं, लेकिन टोटल फीमेल थी कितनी, टोटल 55 थी। परसेंटेज ऐसे निकालते हैं, जो नंबर दिया है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर मल्टीप्लाइड बाय 100। इसे सॉल्व करना है तो देखो 5 को 11 से करो 55, 5 को 20 से करो 100, 11 को 1 से करो, 11 को 2 से करो, 2 को 20 से करो, तो 40% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो बिगिनर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, लेकिन आप ध्यान से करोगे, ध्यान से समझोगे, बड़ा इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन करने में मजा आता है जब आप एक बार सही करना स्टार्ट कर दो। तो प्रैक्टिस करते जाओ अच्छे तरीके से, जो क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ इनको भी सॉल्व करते जाओ। एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो प्रैक्टिस के लिए मिलते हैं आपको टेस्ट सीरीज में, वो भी प्रैक्टिस करते जाओ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में लिंक मिलता है, ज्वाइन करो। जो प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलते हैं 2-3 आपको मैथमेटिक्स के डेली बेसिस पे जो पढ़ाया जाता है उसके बेसिस पे ही क्वेश्चन होते हैं, वहां से आपको और क्लैरिटी मिलती जाएगी। अब देखो आज की एक और कैटेगरी में आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जैसे यहाँ पर कहा गया है, ये क्वेश्चन कौन सा है, ठीक है, सैलरी बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर हम ये कंसेप्ट लगाते हैं, द मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन इज 5000। कोई आदमी या इंसान है, उसकी जो मंथली इनकम कितनी है, 5000। पर मंथ कितने मिल रहे हैं, 5000 रुपए मिल रहे हैं। इफ इज इनकम इज इंक्रीज बाय 30%, अगर इनकम 30% बढ़ जाती है तो मंथली इनकम कितनी हो जाएगी। लास्ट की वीडियो में कहा था कि अगर इसकी जो भी सैलरी है, कुछ भी कोई भी चीज होती है अपने आप में वो 100% ही होती है। तो अगर 30% का इंक्रीमेंट हो रहा है तो 100% में 30% का इंक्रीमेंट हो, इसका मतलब 130% हो जाएगा। हम बोलेंगे सिर्फ जो इनकम है वो कितनी बढ़ गई है, 130% बढ़ गई है ना, क्योंकि ये 5000 की सैलरी थी, चाहे 4000 हो, चाहे 3000 हो, है तो अपने आप में वो 100% ही।
अब इसमें 30% का और इंक्रीमेंट हो गया, इसका मतलब सैलरी कितनी बढ़ गई है, 130% बढ़ गई है। तो मुझे वही तो निकालना था, अब उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी। तो परसेंटेज के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड बाय 100 करते हैं। इसे सॉल्व करना है, ये 2 0 और 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। 5 को 13 से मल्टीप्लाई करो 65 है ना, तो 1 0 ये वाला और 1 0 ये वाला। अब उसकी सैलरी 6500 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सैलरी बेस्ड जो आगे क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं, इनको ध्यान से समझना है, कंसेप्ट क्या है वो भी समझना है, और फिर जो मैं आपको बेसिक तरीका बता रहा हूँ वो भी कर लेना है, सो दैट एग्जाम में जैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए, आपको जिस भी तरीके से ठीक लगे आप वैसे कर सको। जैसे देखो यहाँ पर कहा गया है, इफ 20% ऑफ मेंस सैलरी इज पेड एज रेंट, कोई आदमी उसकी जो 20% सैलरी है वो रेंट पे चली जाती है, 60% जो रहने का खर्चे पर्चे में चली जाती है, 10% वो LIC में चली जाती है। अब जो भी बच गया ये सब कुछ स्पेंड करने के बाद, उस बचे हुए में से अगर वो 30 रुपए अपने बच्चों की एजुकेशन पे लगाता है, तो बताओ उसकी सैलरी कितनी थी। तो ऐसे केसेस में हम क्या बोलते हैं, पहले उसकी हम बोलते हैं कि एक्स उसकी सैलरी थी, तो 20% उसने किस पे लगा दी, रेंट पे लगा दी, तो 20% ऑफ एक्स मतलब 20/100 ऑफ एक्स, ये कितना हो जाएगा 20x/100 है ना, यानी कि ये कैंसिल हो जाएगा। तो 2/10x किस पे लगा दी उसने, ये रेंट पे लगा दिया। आ रहा है समझ, क्योंकि 20% अपने सैलरी का, 20% उसकी सैलरी कितनी थी x, यही होता है। तो 20/100 मल्टीप्लाई x, ये 2x/10 आ गया, ये किस पे लगा दिया उसने, रेंट पे लगा दिया। फिर वो 60% लिविंग एक्सपेंसेस पे लगाता सैलरी का, 60% अपनी सैलरी का, 60% ऑफ x, तो वही कट के आ जाएगा, 0 0 कट जाएगा, तो 6/10x, 6/10x किस पे लगाता है वो, अपने खर्चे वगैरह पे लगाता है, रहने के खर्चे पे लगाता है। उसके बाद 10% LIC में लगा देता है, तो 10% अगर LIC में लगाता है 10/100 into x, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये x/10 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये वो लगा देता है किसमें, ये वो लगा देता है LIC में, ठीक है। सारा खर्चा कितना कर रहा है वो हमको समझ आ गया, 2/10x रेंट पे लगा रहा है, ये सब उसमें लगा रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं और देख लेते हैं, और यहाँ पे क्या रहने वाला है। इफ ही स्पेंड्स रिमेनिंग, अब जो बच गया उसमें कितने रुपए बचते हैं, 30 रुपए बचते हैं, 30 रुपीज बचते हैं, ये वो एजुकेशन में लगाता है बच्चों की। तो बताओ टोटल सैलरी उसकी कितनी थी, हमें पता टोटल सैलरी कितनी थी, x थी, तो टोटल सैलरी किसके बराबर हो जाएगी, उसके सभी खर्चों के बराबर। तो पहला खर्चा उसका कितना था 2x/10, दूसरा खर्चा कितना था 6x/10, तीसरा खर्चा कितना था x/10, ये सारे खर्चे हो गए। इतने सारे खर्चे करने के बाद वो 30 रुपए बचा भी तो रहा था, तो जितना उसने खर्चा किया प्लस जो उसके पास सेविंग हो गई, ये सब कुछ मिला के तो टोटल सैलरी बनती है ना। टोटल सैलरी का मतलब क्या हुआ, आपने सारे खर्चे कर लिए और कुछ बच गया, ये सबको मिला दो तो टोटल सैलरी बन जाती है। ये सारे खर्चे थे और ये सेविंग थी, सभी को मिला दो टोटल सैलरी बन जाएगी। तो यही तो आपको निकालना था, अब इसको सिंपल कैलकुलेशन करनी है आपको। तो ये तो आपको तरीका मैंने बताया हुआ है। जब ऐसे केसेस आते हैं, नीचे सब कुछ सेम हो तो ऊपर के नंबर ऐड कर दो, 6 2 8 और 1 9, ये 9x/10 + 30, ये किसके बराबर है, ये x के बराबर है। अब बस इसको सॉल्व करना है आपको, तो इसको सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे इसको, या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे इसको और इजी बनाने के लिए। तो ये x जब इधर आएगा फिर इसको वहां पे ले जाओ, तो ये कितना हो जाएगा 9x/10 हो जाएगा, ये वहां पे चले गया, माइनस का साइन हो गया ना। 30 किसके बराबर होगा 10x - 9x, x/10 30 के बराबर हो जाएगा, तो 10 को 30 से मल्टीप्लाई करो 300 हो जाएगा। उसकी टोटल सैलरी 300 रुपए आ गई। तो एक तो ये तरीका है, लेकिन ये तरीका अगर पेपर में करना स्टार्ट कर दो, बेसिक तरीका, काफी इसमें समय लगने वाला, टाइम लगने वाला है, तो वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाएगा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके सामने आते हैं, आपने क्या करना होता है, आपने ये मानना होता है कि जो भी टोटल सैलरी है किसी भी पर्सन की वो कितनी है। अब आपको क्या पता है, नंबर क्या एज्यूम करना है, आपने मान के चलना कि टोटल सैलरी 100 रुपीज थी। कैसे भी क्वेश्चन हो, आप मान के चलो टोटल सैलरी कितनी है 100 रुपीज उसकी टोटल सैलरी है, ठीक है, ये मान के चलो। अब देखो 20% उसमें किसने लगा दिया, रेंट पे लगा दिया, 20% उसमें किस पे लगा दिया, यानी कि 20 रुपए उसने किस पे लगा दिए, रेंट पे लगा दिए। 60% अपने सैलरी का, तो 100 का 60% 60 ही होता है, 60 रुपए उसने किसने लगा दिए और खर्चे पे लगा दिए, 10 रुपए उसने और खर्च कर लिए, है ना। ये सारा क्या होगा, उसका खर्चा हो गया, मतलब 60 20 80 10 90 रुपए उसने क्या कर लिए, 90 रुपीज उसने खर्च कर लिए। क्योंकि हमें कैसे पता 90 रुपीज खर्च कर लिए,
क्योंकि हमने सैलरी 100 रुपए मान के चल रहे थे, तो 100 रुपए मान के चलते गए तो 20% का 20 होगा, 60 का 60 होगा, 10 का 10 होगा। इन सभी को ऐड कर लिया, मतलब खर्चा उसने कितना किया 90 रुपीज। अपने 100 रुपए से 90 रुपए तो उसने खर्च कर लिए, कितने बच गए 10 रुपीज उसके पास बच गए, है ना। हमने जो एज्यूम किया उसके हिसाब से क्या हुआ, हमने बोला कि 10 रुपए बच गए, ठीक है। अब जो क्वेश्चन में देख, क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में कहा कि कितने बचे, क्वेश्चन में कहा है कि 30 रुपए उसके पास बचे हैं। हमारे हिसाब से 10 रुपए बचे हैं, क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोलता है, इफ ही स्पेंड्स रिमेनिंग 30 ऑन एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन। खर्चा करने के बाद जो 30 रुपए उसको बचते हैं वो किस पे लगाता है, वो बच्चों के उस पे खर्चे पे लगा देता है, बच्चों के एजुकेशन में लगाता है। सारे खर्चे करने के बाद 30 रुपए उसको बचते हैं, वो बच्चों की पढ़ाई पे लगाता है। तो हमारे हिसाब से खर्चा करने के बाद 10 रुपए बच रहे हैं, क्वेश्चन के हिसाब से 30 रुपए बच रहे हैं, तो दोनों ही बातें सही है, हम भी सही है, वो भी सही है। तो इसका मतलब जो एक, अगर मैं यहाँ से इसको सॉल्व करना चाहूँ, ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब हमारे हिसाब से 1 रुपए किसके बराबर है, 3 रुपए के बराबर है। 1 रुपये अगर 3 रुपए के बराबर है, तो जो हम 100 रुपए मान के चल रहे थे, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 3 रुपए है तो 100 रुपए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 को मल्टीप्लाई करो 3 से, 300 हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो पहले भी 300 रुपए ही आंसर आता सैलरी, तो मतलब सैलरी 300 रुपए आ गई। तो आपको करना क्या होता है, आपको क्वेश्चन को हमेशा इस यहां तक पहुंचाना है। तो आपने फिर 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 1 यूनिट की वैल्यू 3 रुपए आ गई, तो जो भी ये वैल्यू आएगी उससे मल्टीप्लाई कर देना। अभी और क्वेश्चन करेंगे, फिर आपको और क्लैरिटी मिलेगी, लेकिन ट्राई करना ये वाली अप्रोच यूज करो। जैसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जब सामने जो स्क्रीन में आ रहा है, ये थोड़ा सा अलग है, लेकिन इस क्वेश्चन को अपने ट्राई करना है, चाहे क्वेश्चन अलग है, लेकिन अप्रोच यही यूज करना बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला। ये वाली अप्रोच, इसी अप्रोच से क्वेश्चन किए जाते हैं। कहा जा रहा है अ पर्सन गेव 20% ऑफ हिज इनकम टू द एल्डर सन। एक आदमी है, अपनी जो भी इनकम है उसको 20% अपने बड़े बच्चे को दे देता है। 30% ऑफ द रिमेनिंग टू द यंगर सन। जो सैलरी बच गई उसका 30% में छोटे बेटे को दे देता है। एंड 10% ऑफ द बैलेंस, और जो 10% बच जाता है वो किसी ट्रस्ट में दे देता है। ही इज लेफ्ट विद रुपीज 10,080 रुपीज। ये सब कुछ करने के बाद उसके पास 10,080 रुपए बच जाते हैं। तो बताओ उसकी इनकम कितनी थी। तो तरीका वही सेम है, हम मान के चलेंगे उसकी जो इनकम थी वो 100 रुपए थी। टोटल इनकम कितनी थी हमारे हिसाब से 100 रुपीज है। लेकिन पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, सिंपल बोलते थे कि 20% उस पर खर्च दिए, 60% उस पर खर्च दिए, 10% उस पर खर्च दिए। इस क्वेश्चन में चेंज क्या है, इस क्वेश्चन में वो बोलता है कि 20% अपने बड़े बच्चे को देता है। वो 20% देने के बाद जो बच गया है उस बचे हुए में से बाकी किसी और को दे रहा है। पहले वाले केस में ऐसा कुछ नहीं था, पहले में था सीधा 20% यहाँ लगा दिया, 60% यहाँ लगा दिया। इस केस में क्या बोल रहा है, एक आदमी अपनी 20% इनकम बड़े बच्चे को देता है, तो 100 का 20 कितना होगा, 20 ही हो जाएगा। 100 का 20% 20 हो जाएगा। ये 20 रुपए वो अपने बड़े बेटे को दे देता है, ठीक है। फिर उसके बाद बोलता है 30% ऑफ रिमेनिंग टू द यंगर सन। जो बच गया उसको 30% छोटे बच्चे को देता है। अगर सीधा बोलता है कि 30% छोटे बच्चे को देता है, तो हम बोलते हैं कि 100 का 30% 30 होता है, 30 रुपए वो यंगर सन छोटे बच्चे को दे रहा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस बार क्या बोल रहा है कि अपने बड़े बच्चे को देने के बाद जो बच जाता है, अब कितना बचता है, कितना बैलेंस बच गया उसके पास, 80 रुपीज उसके पास बच गए। अब जो बच गए हैं ना, इसका 30% अपने छोटे बच्चे को दे देता है वो। तो 80 का 30% निकालो कितना होता है, 30% ऑफ 80। ये सॉल्व करना है। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, है ना। 2 को 4 से करो 8, 2 को 5 से करो 10, 5 को 1 से करो, 5 को 6 से करो, 6 को 4 से करो 24, 24 रुपए बच गए। यानी ये 24 रुपीज किसको दे रहा है, यंगर सन को दे रहा है। समझ गए हो। तो ये डिफरेंस आता है ऐसे क्वेश्चन में। आपको देखना कि क्वेश्चन में रिमेनिंग बोला या नहीं बोला है। अगर रिमेनिंग ना बोला होता तो हमारा आंसर सीधा होता कि 30 रुपीज अपने यंगर सन को देता है, लेकिन वैसा बिल्कुल नहीं था। 20 रुपए एल्डर को दे रहा था, जो बच गया उसका 30% दे रहा था। तो जो बच गया उसका 30% 24 रुपए बच जाता है। 24 रुपए किसको दे दिए, यंगर सन को दे दिए। अब कितना बैलेंस बच गया, 80 रुपीज बचा था, 24 रुपए उसने छोटे बच्चों को दे दिए। 24 36 और 50, लेकिन 56 रुपीज अब उसके पास बैलेंस बच गया। कितना बैलेंस बच गया, 56 रुपीज। फिर उसने कहा था ना 10% ऑफ द बैलेंस, जो बैलेंस था उसको 10% वो ट्रस्ट को डिनोट करता है। अब जो उसके पास बैलेंस बचा है इसका 10% निकालना है,
वो ट्रस्ट पे जाता है। तो 56 का 10% निकालो, 10/100 ऑफ 56 ये निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा 560/100 मतलब 5.6। 5 रुपये और 60 पैसे वो ट्रस्ट में डाल देता है। 5 रुपये 60 पैसे वो ट्रस्ट को डिनोट करता है। अब बैलेंस कितना बचा मुझे बताओ। 56 में से 56 रुपीज में से 5 रुपीज 60 पैसे अगर आप निकालोगे, है ना, तो 50 रुपीज और 40 पैसे बच जाएंगे। यही बच जाएगा 50.4 बैलेंस बच जाएगा, है ना। इसमें कोई डाउट तो नहीं है आपको, क्योंकि 5 रुपये 60 पैसे उसने डाल दिए ट्रस्ट में, तो 56 रुपीज टोटल बचे थे। अब रिमेनिंग में से जो ट्रस्ट में दिए वो माइनस कर दो। अब बैलेंस कितना बच रहा है 50 रुपये 4 पैसे। ये तो हमारे हिसाब से अगर सैलरी 100 रुपये होती तो हम बोलते बैलेंस कितना बच रहा है 50 रुपये 4 पैसे। हमारे हिसाब से कितना बच रहा है 50 रुपये 4 पैसे। लेकिन क्वेश्चन में कितना बोला, कितना बचता है, क्वेश्चन में बोला 10,080 रुपये बचता है। तो यहां से कंसेप्ट समझ आ रहा है ना क्या है, लास्ट क्वेश्चन की तरह हो गया। तो हमारे हिसाब से तो 50 रुपये, हमारे हिसाब से कितना है 50 रुपये 40 पैसे। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना बच रहा है 10,080 रुपीज। तो हम दोनों ही सही हैं, जो क्वेश्चन में दिया गया वो भी सही है, हमारे हिसाब से लेंगे हम भी सही है। तो अब तरीका क्या, पॉइंट को हटा देते हैं, ये डिवाइड बाय 10 आ जाएगा, है ना। एक यूनिट की वैल्यू निकालें, देखो 504 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे 1008 आएगा। ये 0 बच गया तो उसको वैसे का वैसे ही लगा दो। ये 10 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा 200 आ जाएगा। मतलब एक यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 200 के बराबर हो जाएगी। आपको मैंने क्या कहा था, हमेशा एक यूनिट, यहाँ पे हमेशा 1 बचना चाहिए, यहाँ पे जो मर्जी बचे। एक यूनिट की वैल्यू 200 रुपये आ गई है, ठीक है। तो हमारे हिसाब से सैलरी 100 रुपये थी। अगर 1 रुपये 200 के बराबर है तो 100 रुपये कितने के बराबर हो जाएगा, 200 को मल्टीप्लाई करो 100 के साथ, तो 20,000 हमारे पास बच जाएगा। तो 20,000 उसकी मंथली इनकम थी, ऐसा आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तरीका समझ आ रहा है, इस अप्रोच को यूज करना बड़ा बेनिफिट आपको रहने मिलने वाला है। तो इस कैटेगरी का एक क्वेश्चन और कवर कर लेते हैं, ये आपने खुद देखना है ये कौन सा वाला केस है। अनीश स्पेंड 25% ऑफ हिज सैलरी ऑन हाउस रेंट। अनीश जो अपने सैलरी का 25% अपने घर के किराए पे खर्च कर देता है, 5% अपने खाने पे खर्च करता है, 15% ट्रैवल करने पे खर्च करता है, 10% कपड़ों में खर्च कर देता है, और बाकी जो उसके पास बचता है वो कितना बचता है 22,500 रुपये बचता है। तो बताओ अनीश की सैलरी कितनी है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो तरीका वही सेम है, हम मानते हैं कि टोटल सैलरी 100 रुपये थी। अब देखो यहाँ पर कहीं पे लिखा है कि रिमेनिंग 5% फूड पे, रिमेनिंग 5 कुछ भी नहीं लिखा हुआ है ना, तो हम सीधा देखते हैं टोटल खर्चा कितना उसने किया। 25% उसने घर के खर्चे पे लगा दिया, 25% खर्चा हो गया, प्लस क्योंकि 100 का 25 तो 25 ही होता है, 5% खाने पे लगा दिया, 5 रुपये उसने और खर्चे किए। यहाँ पे रिमेनिंग वाला कंसेप्ट है ही नहीं, हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। 15% ट्रैवल में गया था तो 15 रुपीज आ गया ट्रैवल में खर्चा हमारे हिसाब से। 10% कपड़ों में, 10 रुपये उसने कपड़ों में खर्च कर दिए। तो टोटल कितना खर्चा कर दिया 25 और 5 30, 45 और 55, 55% तो उसका खर्चा हो गया, है ना। मतलब 55 रुपीज उसने क्या कर दिए, उसने खर्च दिया, एक्सपेंडिचर में चले गए वो। तो बैलेंस कितना बच गया उसके पास 45 रुपीज बैलेंस बच गया। हमारे हिसाब से 45 रुपीज है, लेकिन जो क्वेश्चन में दिया वो कितना है 22,500 सेव किया है। क्वेश्चन के हिसाब से इतना सेव किया, हमारे हिसाब से इतना सेव किया। हमें 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 45 को 1 से करो 45, 45 को अगर आप 8 से करते हो तो 180 आता है। 45 को अगर आप 4 से करते हो, है ना, तो अगर आप 5 से करोगे तो 225 आ जाएगा। ये 2 जीरो और लगा दो। तो मतलब एक यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है 500 के बराबर। तो 100 यूनिट कितनी हो जाएगी 500 को मल्टीप्लाई करो 100 के साथ, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है, तो वो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इन बातों का ध्यान देना है, ऐसे क्वेश्चन परसेंटेज के जहां पर भी आते हैं, जहां पे टोटल इनकम हो या टोटल कुछ भी आपको ना पता हो, 100 एज्यूम कर लो, बाकी क्वेश्चन आपके लिए इजी बन जाता है। बाकी वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, परसेंटेज के भी और भी वीडियोज आएंगे। थैंक यू।
इंग्लिश का सेक्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं और इंग्लिश में आपको पता है हमेशा की तरह वोकैबुलरी सेक्शन ही कंटिन्यू कर रहे हैं। 5 वर्ड होते हैं, 5 नई चीजें आपको सीखने को मिलती है। सिनोनिम हो गया, एंटोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, फिर करेक्ट या इनकरेक्ट स्पेलिंग से क्वेश्चन आ जाता है, इडियम फ्रेजेस से क्वेश्चन आ जाता है। तो आज के क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में आते रहेंगे वन बाय वन करके। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है, कहा जा रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एडवर्सरी। एक वर्ड आपको दिया गया है एडवर्सरी, इसका साइनोनियम मतलब सेम मीनिंग आपको बताना है। ऑप्शन में है राइवल, असिस्टेंट, हेल्पर, सपोर्टर। अब देखो ये क्वेश्चन आपको अगर मतलब नहीं भी पता मान के चलो, आप ऑप्शन देखो, किसी भी क्वेश्चन के 3 आंसर तो होने नहीं वाले, एक ही आंसर होगा। तो अगर आप ऑप्शन नंबर ए में देखोगे राइवल है, लेकिन बी में असिस्टेंट है, सी में हेल्पर है, डी में सपोर्टर है, ये असिस्टेंट, हेल्पर, सपोर्टर एक ही तरह के हो गए, तो तीनों मिल एक तो सेम टू सेम मिल रहे हैं, मतलब तो ये तीनों आंसर हो ही नहीं सकते। तो इन तीनों से जो अलग है वो राइवल है, तो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा ऑप्शन की हेल्प भी आप ले सकते हो। हालांकि एडवर्सरी का मतलब क्या होता है, किसी का अपोनेंट होना है ना, तो वो एडवर्सरी हम उसको यूज करते हैं। तो ऑप्शन में राइवल है, आप क्रिकेट का सीजन चल रहा है, आप सुनते हो बिगेस्ट राइवलरी है ना, तो बिगेस्ट मतलब अपोजिशन आप बोल सकते हो, अपोनेंट बोल सकते हो। तो एडवर्सरी का अपोजिट क्या हो जाएगा, राइवल ही हो जाएगा। बाकी असिस्टेंट, हेल्पर, सपोर्ट तो सेम तरह के हैं वर्ड वगैरह, तो ऑब्वियसली बात है वो वैसे भी आंसर नहीं होने थे। सेकंड क्वेश्चन आज आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। जो स्पेलिंग गलत है आपको वो बताना है। सेलिब्रेंट, सेलिब्रेशन, सेलिब्रिटी, सेलिब्रेट। तो देखो ऑप्शन नंबर बी में सेलिब्रेशन के स्पेलिंग गलत है, CELEBRATION होता है, बट यहां पर क्या है CELEBE, बी के बाद ई नहीं आना चाहिए, बी के बाद सीधा RATION आएगा। तो जो सेलिब के बाद ई एक्स्ट्रा आ गया हुआ वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में देखोगे सेलिब्रेट में क्या है CELEBRATE है ना, तो वहीं से रेट का रेशन बन जाता है, सेलिब्रेशन बन जाता है। तो एक्स्ट्रा ई आया था वो हमें हटाना था, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का थर्ड क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है, सिनोनिम हो गया था, अब एंटोनियम आ रहा है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड मिनिस्क्यूल। ये जो वर्ड आपके सामने दिया गया इसका आपको एंटोनियम बताना है। नाम से भी पता लग रहा है मिनी मतलब छोटा, तो मिनिस्क्यूल तो एक्सट्रीमली कोई छोटी होगी ना, एक्सट्रीमली स्मॉल आप बोल सकते हो, टिनी ऑब्जेक्ट आप बोल सकते हो, तो एक्सट्रीम लेवल पे छोटा हो, उसके लिए हम यूज करते हैं मिनिस्क्यूल। तो इसका अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा, गाइगेंटिक आपको ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर भी अगर आप ऑप्शन की हेल्प लेते, देखो ऑप्शन नंबर बी में है स्मॉल और डी में है ड्वार्फ, दोनों एक जैसे होते हैं, तो वहां से भी आप समझ सकते थे ऑप्शन नंबर बी और डी तो आंसर हो ही नहीं सकता, उसको तब गेसवर्क लगा सकते थे। आज का फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है, यहां पर एक्चुअली में इडियम फ्रेज की कैटेगरी का क्वेश्चन है, आपको बताना है यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यहां पर कहा गया है अ डाइम अ डजन, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपको वो बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहले में कहा गया अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन, सेकंड में कहा गया समथिंग विच अपीयर्स चीप बट विच विल प्रूव एक्सपेंसिव इन द लॉन्ग रन। ऑप्शन नंबर सी में कहा गया समथिंग विच अपीयर्स अट्रैक्टिव बट हैज जीरो वैल्यू, और ऑप्शन नंबर डी में कहा गया वेरी कॉमन एंड ऑफ नो पर्टिकुलर वैल्यू। तो अ डाइम अ डजन का मतलब होता है जो चीज की कोई वैल्यू ही नहीं, बड़ा कॉमन सा, कोई वैल्यू उसकी है ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपको देखने को मिल रहा है वेरी कॉमन एंड ऑफ नो पर्टिकुलर वैल्यू। और एक बात मैं क्लियर कर दूं, ये 4-5 क्वेश्चन जो भी आपके सामने मैं डेली डिस्कस करता हूं, ये किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस होते हैं, इसीलिए आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, आपको एग्जाम का पैटर्न समझ आता है। और आज के जो क्वेश्चन है वो एसएससी सीएचएसएल यानी कि 12th बेस का जो एग्जाम होता है वहां पर पूछे गए क्वेश्चन हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन कवर करेंगे, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाली कैटेगरी से आ रहा है। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कीप, इंटरेस्ट और एंथुजियाज्म, इसके लिए एक वर्ड आपको बताना है। जोश बनाए रखना, इंटरेस्ट बनाए रखना, इसके लिए एक वर्ड क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बट जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी में आपको एविडिटी देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के जो 5 वोकैब के वर्ड हो गए, वोकैब की जो चीज आपने सीखी वो आपको उम्मीद करता हूँ आज तो समझ आ गया होगा। लेकिन क्या जो आपको डे 1 में पढ़ाया था, क्या वो आज आपको याद है? डे 1 के एंटोनिम सिनोनिम क्या थे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या था, या डे 2 का क्या था, या डे 4 का क्या था? अगर नहीं तो जाओ टेस्ट सीरीज में जाके जो डे 1 का टेस्ट सीरीज है वो अटेम्प्ट करो। एक बार अटेम्प्ट कर ले, दूसरी बार फिर से अटेम्प्ट करो, 5वीं बार फिर से अटेम्प्ट करो। जितना अटेम्प्ट करोगे उतने क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे।
तो डे 1 में जैसे अगर टेस्ट में 20 क्वेश्चन थे तो एक तरह से 20 एमसीक्यू आपने कवर कर लिए। डे 2 में अगर 15 एमसीक्यू थे 15, 2 दिन में आपने नए 25 एमसीक्यू कवर कर लिए। डे 10 तक के टेस्ट आपने अटेम्प्ट कर लिए, 150 से 200 एमसीक्यू आप आराम से कवर कर लोगे। बार बार रिपीट में करोगे तो आपको 200 नई चीजें याद हो जाएंगी। तो कितना इंपॉर्टेंट रहता है वो टेस्ट सीरीज, वो आप जब आपके पेपर वगैरह आएंगे तब आपको समझ आएगा। ऐसे पढ़ते जाओ भूलते जाओ, उससे कुछ नहीं होने वाला है। वीडियो शेयर जरूर करना। चलिए यहाँ पर आगे जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में हमने जम्मू की हिस्ट्री को स्टार्ट किया हुआ था और एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन हमने स्टार्ट करा था। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो एंशिएंट हिस्ट्री वाला क्वेश्चन है जम्मू का वो कंप्लीट हो जाएगा। मतलब सिर्फ 2 डायनेस्टी आपको पढ़नी है और उनके सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको कवर करने हैं। वो 2 डायनेस्टी कौन सी हैं? एक है राई डायनेस्टी जिसके बारे में यहाँ पर पढ़ना है, और फिर दर डायनेस्टी यहाँ पे क्वेश्चन कवर करना है। ये 2 डायनेस्टी कंप्लीट, आपकी एंशिएंट हिस्ट्री जम्मू की कंप्लीट। फिर स्टार्ट हो जाएगी मिडिवल हिस्ट्री जो कि आपके लिए और इम्पोर्टेंट बन जाती है। अब राई डायनेस्टी की बात करेंगे। ये टाइम पीरियड 50 BC से लेकर 342 AD तक का आता है। जो फर्स्ट रूलर थे जिन्होंने इस्टेब्लिश करते, हालांकि ये राई डायनेस्टी की बात कर रहे हैं, ये सियालकोट वाले थे, जम्मू में आकर उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट करी थी यहाँ पर, तो राई डायनेस्टी यहाँ पर नाम तो ऑब्वियस सी बात है। तो जो इसके जो पहले रूलर थे वो कौन थे? वो थे आदि राय। ये नाम 2 वजह से इंपॉर्टेंट बनता है। एक तो ये कि जो राय डायनेस्टी की फाउंडेशन है जम्मू में वो किसने करी थी? आदि राय के द्वारा करी गई थी। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसीलिए, पहले इंडिपेंडेंट रूलर जम्मू के कौन थे? वो भी आदि राय थे। तो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक इस डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर और दूसरा जम्मू के पहले इंडिपेंडेंट रूलर कहां पर आपको मिले? एंशिएंट हिस्ट्री में ही मिल गए थे, इस राय डायनेस्टी में मिले थे। नाम क्या है? आदि राय। फिर आगे सीक्वेंस चलती है, आदि राय के बाद कौन आते हैं? देव राय। अब ये देव राय नाम ये भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। इनका नाम क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है? सेंट एंड्रू की विजिट हुई थी इनके टाइम पीरियड पर। जो हम क्राइस्ट की बात करते हैं, इनके 12th डिसिपल थे ये, और ये यहाँ पर आए थे। और कहानियों के हिसाब से कहा जाता है कि बच्चे बीमार थे, कोई ठीक नहीं कर पा रहा था, इन्होंने ही इनको ठीक भी कर रहा था। और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पर ये लेकर आए थे, वो बड़े इंपॉर्टेंट थे, जिनको अच्छे तरीके से संभाल कर रखा गया था। लेकिन जब मुगल्स का टाइम पीरियड आया था तो उन डॉक्यूमेंट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, कहाँ गायब कर दिया, तो कुछ समझ नहीं आया। डोगरा डायनेस्टी के टाइम पीरियड पर और भी कई डायनेस्टीज ने ट्राई की डॉक्यूमेंट्स रिकवर करे जा सके, लेकिन वो रिकवर नहीं हुए। लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंट क्या, सेंट एंड्रू की बात करें, उनकी विजिट देव राय के टाइम पीरियड पर ही हुई थी। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। इस तरह से सीक्वेंस चलती जाती है। और 11वें नंबर पे जो यहाँ पे रूलर आते हैं उनका नाम होता है जोग राय। अब ये नाम क्यों आपके सामने मेंशन कर रहा हूं? क्योंकि ये लास्ट रूलर है। पहले रूलर कौन थे? आदि राय, और लास्ट वाले कौन थे? जोग राय। तो ये आपको समझ आएगा राय डायनेस्टी क्या। लेकिन जोग राय की बात करेंगे, इनके 2 बेटे थे, एक थे मल्हान हंस और एक थे सूरज हंस या सूरज दर भी कहा जाता है। जो मल्हान हंस थे वो चले गए कश्मीर वाले साइड में, मन्हास ट्राइब की फॉर्मेशन करते हैं और वहां पे रूल करते हैं। जो सूरज दर या सूरज हंस की बात करें, वो जम्मू में रह के अपनी अलग से डायनेस्टी इस्टेब्लिश करते हैं। तो दर है, दर से दर डायनेस्टी बन जाती है। तो राय डायनेस्टी वाला क्वेश्चन कवर हो गया। अब चलते हैं दर डायनेस्टी की तरफ। दर डायनेस्टी के फाउंडर कौन हो जाएंगे? अभी आपको बताया सूरज दर नाम है, ये इसके फाउंडर हो जाएंगे। फिर इनकी भी सीक्वेंस चलती है। इनके बाद गंगाधर, फिर ये सर्बिया दर। ये सर्बिया दर कहीं पे नाम कुछ चेंज भी मिलता है, बट ये नाम क्यों इंपॉर्टेंट है? पीर रोशन वाले जो कि एक मुस्लिम सेंट थे, वो अरब से जम्मू में आए थे उस टाइम पीरियड पर। जैसे यहाँ पर आपको बताया ना, सेंट एंड्रू की विजिट हुई देव राय के टाइम पीरियड पर। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है? देव राय नाम हम सुनते हैं, हम सोचते हैं कि देव डायनेस्टी है, लेकिन देव डायनेस्टी तो मिडिवल हिस्ट्री आती है कश्मीर की, ये हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो सेंट एंड्रू की जो एंट्री थी वो एंशिएंट हिस्ट्री के जब टाइम पीरियड चल रहा था, देव राय के टाइम पीरियड पर हुई थी। और जब हम बात करते हैं पीर रोशन वाली, इनकी जो एंट्री है वो सर्बिया दर के टाइम पीरियड पर हुई थी, दर डायनेस्टी के टाइम पीरियड पर हुई थी। उसके 3rd रूलर थे सर्बिया दर, या कहीं पे सर्बिया दर भी इस तरह से नाम भी होता है। तो इनके टाइम पीरियड पर एंट्री हुई थी, अरब से आए थे जम्मू में, गुम्मट वाले साइड में सेटल हुए थे और बातें मीठी मीठी करते थे, लोग बड़ा मानते थे इनको। और आज वहाँ पे श्राइन भी है, जो भी जम्मू के रहने वाले या बाहर के भी अगर वो कहीं भी विजिट करो उन्हें जरूर पता होगा श्राइन के बारे में। पीर रोशन वाली की बात करें, गुम्मट जगह आज के टाइम पे अगर हम बात करेंगे, वहां पे श्राइन भी है। तो पीर रोशन वाली वो उस टाइम पीरियड पर आए थे, सर्बिया दर के टाइम पीरियड पर आए थे। फिर दर डायनेस्टी के भी आगे रूलर्स आते जाएंगे, और लास्ट रूलर जो यहाँ पर आते हैं 8th नंबर पे, उनका नाम है वज्रदर या फिर बज्रदर। ये लास्ट रूलर थे।
यहाँ के पहले रूलर कौन थे? आदिराई। लास्ट वाले कौन थे? जोगराई। और बीच में एक इंपॉर्टेंट थे, वो थे देवराई। द डायनेस्टी के पहले कौन हो जाएंगे? सूरजदर। लास्ट वाले कौन हो जाएंगे? वज्रदर। बीच में एक इंपॉर्टेंट है, कौन से? सर्बियादर। राय डायनेस्टी में किसकी एंट्री होती है? सेंट एंड्रियो की। और द डायनेस्टी में किसकी एंट्री होती है? पीर रोशन वाले की। तो इसी के साथ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे एंशिएंट हिस्ट्री के पहली वाली वीडियो में भी आज की वीडियो को मिला के एंशिएंट हिस्ट्री जम्मू की कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा, इंटरेस्टिंग लगी होगी, नहीं भी लगी होगी, आपको कवर करना ही करना। जैसे कश्मीर की हिस्ट्री पढ़ने वैसे जम्मू की हिस्ट्री का भी आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट वीडियो से हम मिडिवल हिस्ट्री जम्मू की वो कवर करना स्टार्ट करेंगे। फिलहाल वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू। तो फाइनली यहाँ पर डे 10 जो है वो आज हमने कंप्लीट करा है। यहाँ पर रीजनिंग, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, जम्मू कश्मीर हिस्ट्री, करंट अफेयर्स का पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। एक जाते तक टारगेट में सेलेक्ट करके जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ वो टारगेट अचीव करवाने में हेल्प करोगे। आप अकेले नहीं कर सकते हो, लेकिन आप अगर करोगे तो बाकी भी करेंगे तो ही अचीव हो पाएगा। टारगेट है 2000 लाइक्स का। उम्मीद करता हूँ आप जाने से पहले वीडियो को लाइक करोगे, ये टारगेट अचीव करवाने में हमारी हेल्प करोगे। और कई तरह के डाउट्स अभी तक सामने आ रहे हैं वो भी मैं क्लियर करना चाहूंगा। जो कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिलता है टेस्ट सीरीज का, ठीक है, जब आप उस पर क्लिक करते हो, हमारी एप्लीकेशन है AKS क्लासेस के नाम से, आप वहां पर एंट्री करते हो। वहां पर जो नाम रहता है इस टेस्ट सीरीज का, वो नाम होता है परफॉर्मेंस टेस्ट। इस परफॉर्मेंस टेस्ट की जो कीमत है, अगर आप परचेज करना चाहते हो, सिर्फ 99 रुपीज है। और ये 99 रुपीज आपको हर बार नहीं पे करना है, सिर्फ एक ही बार पेमेंट करनी है। उसकी जो भी वैलिडिटी है साल की जितने भी है, तब तक जितने भी टेस्ट अपलोड होंगे आपके सामने आते जाएंगे, आपने अटेम्प्ट करते जाना है। क्योंकि अगर आप सिर्फ पढ़ते जाओगे, टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करोगे, होमवर्क आप नहीं करोगे, तो उसका बेनिफिट नहीं रहने वाला है। आपने करना है क्या, यहाँ से सब कुछ पढ़ते जाना है, टेस्ट सारे के सारे अटेम्प्ट करने। इस चैनल पर MCQ वाली प्लेलिस्ट वगैरह भी है, JKSS एग्जाम क्वेश्चन के नाम से, वो प्लेलिस्ट भी जाके फॉलो करनी है। जब आप थ्योरी भी सारी पढ़ोगे, MCQ भी कवर करोगे, डेली वाले टेस्ट भी अटेम्प्ट करोगे, और लास्ट में जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सिर्फ उसके मॉक टेस्ट आपको अटेम्प्ट करने हैं। अगर ये स्ट्रेटजी लेकर चलोगे तो आपकी सिलेक्शन से वो कोई नहीं रोकने वाला है। सिर्फ आप बोलोगे मैं पढ़ते ही जाऊंगा मुझे सिलेक्शन मिल जाएगी, वो चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि MCQ आपको नहीं पता कौन से लेवल के रहते हैं। जब एक साथ आपको सब कुछ अटेम्प्ट करना होता है तो डिफिकल्ट बन जाता है। इसीलिए अगर थ्योरी भी पढ़ते जाओगे, MCQ भी कवर करोगे, डेली टेस्ट भी करोगे, और जब एग्जाम होगा उसके 1-2 हफ्ते पहले जब इसके मॉक टेस्ट होते हैं वो भी अटेम्प्ट करोगे, उसी सबकी तैयारी सही होगी, वहीं से आपको सब कुछ समझ आएगा। तो इस अप्रोच को फॉलो करना है, तभी सिलेक्शन होने जा रही है। सिलेक्शन के ज्यादा चांसेस तब बन जाते हैं, और सब कुछ अच्छे तरीके से कवर करना है। वीडियोस को शेयर करते जाओ, जो टारगेट दिया है वो अचीव करो। और साथ में जो टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, टेस्ट को रिपीटेडली आप अटेम्प्ट करते जाओ। आपने आज अटेम्प्ट किया डे 1, 5 दिन बाद फिर से अटेम्प्ट करो, 15-20 दिन बाद फिर से अटेम्प्ट करो। वो बार बार अटेम्प्ट करने से आपको क्वेश्चन याद हो जाएंगे। कितना सही रहने वाला, जब आप एंटोनिम सिनोनिम आपको याद हो जाएंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद हो जाएगा, हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन याद हो जाएंगे, साइंस के कुछ क्वेश्चन याद हो जाएंगे, करंट अफेयर याद हो जाएंगे, कितना वो इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला आप समझ सकते हो। या फिर रीजनिंग के क्वेश्चन का पैटर्न आपको समझ आएगा, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन का पैटर्न बार बार ट्राई करोगे वो समझ आएगा, वो ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला। अगर आप बिगिनर हो आपके लिए और इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इसी के साथ आज की वीडियो को